अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। आज 22 जुलाई है 2022। पंजाब असेंबली का इजलास होने जा रहा है बराए इंतखाबात। और मेरे साथ इस वक्त सैयद गजनफर अली शाह साहब गजनफर अली मौजूद है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड। 3 दिन पहले कमेंट्स में खास तौर पर डिमांड की गई, लेकिन कुछ मसरूफियत ऐसी थी, बल्कि हमारा आपस में रहा 3-4 दिन से आज करते हैं, तो फाइनली हम इकट्ठे हो गए। मैं टोटल मैम लेके जाऊंगा। तो एक जो बात आप लोगों ने पूछी हुई है, मैं उस पर आज भी कायम हूँ कि लाहौर हाईकोर्ट का लार्जर बेंच जो है, जिसने 30 जून का फैसला दिया था और कहा था कि 16 अप्रैल को इलेक्शन होके 25 वोट माइनस हो जाएंगे, 25 वोट माइनस होंगे तो सेकंड पोल होगा। अब 25 वोट माइनस हो गए, चाहे नए वोट भी हो तो वोट नहीं पड़ सकते, क्योंकि सेकंड लोड है, रन ऑफ इलेक्शन होना है। और रन ऑफ इलेक्शन, मैं बड़े दिनों से ये बात कर रहा हूं, मैंने पिटीशन भी दायर की है और मैं कोशिश करूंगा आज सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग उसकी हो जाए तो आसानी हो जाएगी इन चीजों को समझने के लिए, बहुत आसानी हो जाएगी। अब आप जरा बात को और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले जो है ना, वो आराम से इसीलिए बैठे हुए हैं कि वो ये चालाकी, यानी ये वोट डालने जाएंगे नए वाले, डिप्टी स्पीकर उनका है, उनके वोट साइड पे कहेगा, वो तो कहेगा भाई रन ऑफ इलेक्शन है, सेकंड पोल है। सेकंड पोल 16 को तो ये नहीं थे, जब 25 माइनस कर दिए तो उनकी जगह जो भी कोई वोट काउंट तो नहीं होंगे, और अल्टीमेटली इनके लिए मसाइल होंगे। और क्या करना पड़ेगा इन्हें फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में जाना पड़ेगा। दूसरी चाल उनकी क्या है कि वो 10 से 15 वोट कह रही है हमने तोड़ ली है और हमजा शरीफ को वोट देंगे। कल वो डिफेक्शन होती रहे, बात की बातें है ना, वो एक दफा वजीर आला बन के देखते रहेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ चुकी है, वो बड़ा मसला बन जाएगा इनके लिए, बहुत मसला बन जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएंगे यहाँ पर। और तीसरा ये है कि ये इलेक्शन एक करा देंगे हमजा या फर्ज करो परवेज लाई हो भी जाए तो कल चैलेंज कर देंगे कि ये रन ऑफ इलेक्शन की बात थी। ये मैंने सारी बातें आपको इसलिए रखी हैं ताकि आप लोगों को अंदाजा हो जाए। चलते हैं जनाब गजनफर साहब की तरफ। आज इलेक्शन होने जा रहा है पंजाब असेंबली का, चूंकि माफियाज हैं इतनी आसानी से तो छोड़ेंगे नहीं। ये मैंने ओवरऑल एक व्यू रखा है, मैंने पिटीशन भी दायर कर दी है। आप सियासी तौर पर क्या समझते हैं, ये क्या करेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक साहब। पहले तो जो आपने इश्यूज रेज किए और जो पाकिस्तान के अंदर खासतौर पर पंजाब के अंदर सूरत हाल चल रही है, उसके जिक्र करने से पहले मैं आपको दाद देना चाहूँगा, और ये मैं ओपनली ऑन द फेस ऑफ कैमरा कह रहा हूँ कि आई कमेंड योर एफर्ट्स। बल्कि सिर्फ मैं नहीं, पाकिस्तान के वो लोग जो सच बोलना चाहते हैं, वो लोग जो हकीकत को देखना चाहते हैं, वो अवाम जिन्होंने इस दफ़ा एक मैसिव टर्नआउट में, यानी 51% टर्नआउट मेरा ख्याल जनरल इलेक्शन में भी नहीं होता, ज़िमनी इलेक्शन में जो लोग 51% टर्नआउट पर निकले और उन्होंने वोट डाला, और उसके साथ साथ जो वीडियोस आ रही हैं, अभी एक मैं तहरीक लब्बैक की वीडियो देख रहा था जिन्होंने ये वीडियोस अपलोड की हुई हैं कि किस तरह आरओ ने और किस तरह पोलिंग ऑफिसर ने लोगों के जो बैलेट पेपर है उन पर मोहरें लगाई। उसके साथ साथ बहुत सारे केसेस आए, जैसे साहिवाल, चीचावती, मुजफ्फर, लोगों को बुलाया गया, डेरों पे बुलाया गया, प्रेशराइज किया गया, टेलीफोन आ रहे हैं। अभी पीटीआई की एक एमएनए थी, एमएए हैं, जो कह रही थी उनको स्पेशल ब्रांच से टेलीफोन आया, उसके इंस्पेक्टर का नाम भी उन्होंने बताया, इशफाक। अब इन तमाम सिनेरियो में जब इम्पोर्टेड गवर्नमेंट और एक ऐसा मनी लॉन्डर चीफ मिनिस्टर जिसके ऊपर 1600 अरब के केसेस हैं और हर एक को पता है कि इज अ मनी लॉन्डर, उस सिनेरियो में सर जो आपने एफर्ट किया, ये बहुत छोटा सा मैंने ओवरव्यू पेश किया। अगर मैं ओवरव्यू पेश करना शुरू कर दूं तो शायद इसके लिए घंटा प्रोग्राम के लिए सिर्फ इसी चीज़ के लिए काफ़ी हो, अगर मैं वो तमाम इवेंट्स और तमाम हकायक आवाम के सामने रखूं जिन्होंने वोट डाला है। लेकिन आपने जो एफर्ट्स किए और जिस तरह कुछ का आपने अभी जिक्र किया रन ऑफ इलेक्शंस का, और जिस तरह मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है, और जिस तरह वाता तारड़ से लोग जिनके भाई दादा और रफीक तारड़ साहब भी इसी काम में इन्वॉल्व थे, जजों को रिश्वत देने का आपको याद है, उस जजों को रिश्वत देने की तारीख का आगाज जो है वो रफीक तारड़ साहब ने किया था जब वो कोयटा गए थे शहबाज शरीफ के साथ एक बॉक्स। तो जब इस किस्म की फैमिली रेपुटेशन में आप आ रहे हो तो आप लोगों पे किस तरह बिलीव कर सकते हो? प्रोग्राम के बीच में मैं एक बात जरूर बताना चाहता हूं कि अता तारड़ के दादा रफीक तारड़ ने एक जज होते हुए नवाज शरीफ का चमचा बनकर जजों में ब्रीफ केस बांटे और चीफ जस्टिस के खिलाफ साजिश की, बाद में उनकी खिदमत के नतीजे में उन्हें सदर बना दिया गया। और आगे आप समझ सकते हैं
अता तारड़ साहब, तो मैं, और वो नवाज शरीफ के कहने पर एमपी खरीद रहा है। आप, मैं अब आपके क्या कहूँ आपको। इसको बिगाड़ा इन्होंने, रफीक तारड़ ने, और इनके खिलाफ ये एलिगेशन है कि ये कोयटा गए थे। चलिए ये बताएं कि उस ब्रीफ केस में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे कौन से? ब्रीफ केसेस की जो बात हमने सुनी भी, आप भी आज कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, कायदे आजम की तस्वीरें थी। यही आप सुनना चाहती हैं हमारे मुंह, तो सब कहते हैं, एवरीबॉडी सेज। शाह साहब, क्या आपको नहीं लगता कि एक चीफ जस्टिस की हैसियत से जो आपकी एक फाइट थी विद नवाज शरीफ एंड द आर्मी, तो वो एक पूरा एक इनैक्ट हो चुका था जूलियस सीजर का केस, वे यू स्टैब्ड इन द बैक बाय योर ओन मैन। 6 माह रह गए थे आपके रिटायर होने में, आई बिलीव। 6 माह भी आप ज्यादा कह रही हैं, मैं समझता हूँ 3 माह रह गए थे। वो बात ये हुई थी कि उन्होंने काफी कुछ कहा, नवाज शरीफ ने। एक हमारे साथ मीटिंग की थी उनके घर में, वहां पे मजीद निजामी साहब मौजूद थे और उस वक्त के अटॉर्नी जनरल भी मौजूद थे। तो ये किताब में भी उस बात का जिक्र है कि उन्होंने कहा था, शाह साहब आप कब रिटायर कर रहे हैं? मैंने कहा 4 महीने के बाद। तो बोला आप हमारे साथ अगर मिल के काम करें तो हम आपको, तो अभी आपकी पोजीशन है उससे ज्यादा पोजीशन में गवर्नमेंट में लेंगे। मैंने कहा आप क्या पोजीशन में लेंगे? वो तो बात, इट वाज ऑब्वियस, वो वाज ऑफरिंग प्रेसिडेंटशिप। तो मैंने कहा मैं क्या गलत काम कर रहा हूँ? बोला नहीं, आप जो केसेस हमारे खिलाफ कर रहे हैं वो आप नहीं सुने। मैंने कहा मैं क्यों ऐसा करूं, मैं सुन रहा हूँ केसेस, और मैं अगर ऐसा करूंगा तो आप क्या करेंगे? बोला वो बाकी जजेस से तो मैं खुद निपटूंगा, आप फिक्र न करें। यू जस्ट डोंट हियर दिस केसेस, दिस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम यू। दिस वाज व्हाट हैपेंड बिटवीन अस। उसके बाद ये काम, असाइनमेंट जो है, ये रफीक तारड़ को दी गई थी। इस तमाम सिनेरियो में जो आपने एफर्ट्स की हैं, मैं सिर्फ ये दुआ करता हूँ एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से कि अल्लाह करे वो तमाम कोशिशें एक लॉजिकल, एक दलाइल वाले कंक्लूजन पे पहुंचे। और लॉजिकल कंक्लूजन क्या है वो मैं फिर चौधरी शुजात साहब की एक स्टेटमेंट की तरफ जाऊंगा जो उन्होंने कल दी। उन्होंने कहा भाई जो लोग मुंतखब हुए हैं, जिनको मैंडेट दिया, उनको गवर्नमेंट दो। क्यों जिगरी पोखरी करने की कोशिश कर रहे हो? मैं कोई लेटर नहीं लिखूंगा। ये जो सेंटेंस है ना, ये बड़ी अहमियत के, जिन लोगों को मैंडेट मिला है उनको आप दे दें हुकूमत। लेकिन क्या ये हमारे लोग जो सियासतदान होने का दावा करते हैं, जो अपने आप को सियासी वर्कर कहते हैं, जो अपनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी तारीखें और कुर्बानियां बयान करते हैं, जो अपनी बड़ी जात से बढ़ के अपने आप को पेश करने, क्या उन लोगों को ये एक्सेप्टेबल है कि जिनको मैंडेट मिला है उनको आप इनिशिएटिव दे दें? ये बहुत बड़ा सवाल है, और ये वो सवाल है जिससे आप लड़ रहे हैं, और ये वो सवाल है जो आप सुप्रीम कोर्ट में भी ले गए, हाई कोर्ट, और ये वो सवाल है जिससे इमरान खान लड़ रहा है, ये वो सवाल है जिससे पीटीआई लड़ रही है। तो अगर इस सवाल का जवाब अवाम ने दे दिया है तो जो हुकूमत वक्त है या जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है उसका बिहेवियर क्या होना चाहिए? बिहेवियर तो ये होना, कौन सा आसमान टूट पड़ेगा अगर सदीक साहब, अगर आपने पीटीआई की गवर्नमेंट, कौन सा सितारे जो है वो अपनी जगहों से हिल जाएंगे अगर आपने पीटीआई की गवर्नमेंट दे दी? कौन सा ऐसा काम ये हुकूमत कर रही है जो पंजाब हुकूमत है जिसमें दरार पड़ जाएगी अगर आपने? ये तो लुट परेड की फिजा में कायम है ना ये जो हुकूमत, लुटो तो फुटो इनका मोटिव है। तो कौन सी चीज ऐसी है जो इन्होंने कर दी है इन 40-50 दिनों में पंजाब के अंदर जिसके ऊपर आप झंडे गाड़ सकते हैं? एक चीज मुझे बता दे जो उन्होंने कर दिया। जिसके इन्होंने क्या किया? इन्होंने इलेक्शन मैनिपुलेट करने की कोशिश की है। इन्होंने एक नई असेंबली क्रिएट कर दी है जिसका अल्लामा इकबाल, वहाँ अल्लामा इकबाल हाउस है, वहाँ पे उनका इजलास होता है। वो अल्लामा इकबाल भी सोच रहे होंगे कि मेरे नाम से हाउस जो बनाया गया उसके अंदर बैठ के अवान इकबाल के अंदर क्या हरकतें हो रही है, क्या इलीगैलिटी हो रही है, क्या लीगल पोजीशंस को चैलेंज किया जा रहा है, क्या 2 नंबरी काम किए जा रहे हैं। तो कौन सा काम, मुझे एक काम आप बता दें, चैलेंज है इस चीज का, जो ये जो चीफ मिनिस्टर आपने बनाया हुआ है और जिसकी कैबिनेट ही कोई नहीं है अभी तक उसने कोई काम किया। तो ये एफर्ट्स हैं, अल्लाह करे ये एफर्ट जो हैं किसी नहज पे पहुंच जाएं, किसी लॉजिकल कंक्लूजन। तो मैं यही दुआ कर सकता हूं कि जो किस्म की जो गंदी तारीख, जो ब्लैक तारीख पाकिस्तान के अंदर आज लिखी जा रही है। आप भी सदीक साहब पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, आप लॉ के भी स्टूडेंट हैं,
मैं ने थोड़ी सी पढ़ने की कोशिश की है किताबों में, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल थियोरी और पॉलिटिकल इंपैरेटिव, और मैंने उसमें बहुत सारे सिस्टम पढ़ने की कोशिश की है, जिसमें जमहूरियत भी है, जिसमें क्रिप्टोक्रेसी भी है, जिसमें मार्क्सिज्म भी है, जिसमें लेनिनिज्म भी है, जिसमें सोशलिस्ट चीजें भी हैं। मुझे कहीं भी सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग डिक्टेटरशिप जो मिसलिनी या हिटलर के जमाने में चली या किसी जमाने में रशिया में चला करती थी जब FBI को आगे लगा लेते, मुझे कहीं ये चीज नजर नहीं आई इस पूरी तारीख में कि आप लोगों की मंडी लगा दें। मंडी लगती थी 1850-1860 में अमेरिका में गुलामों को बेचा जाता था। और एक बड़ा मशहूर वाकया आपकी खिदमत में पेश करने जाऊंगा। रिचमंड वर्जीनिया में हुआ था कि एक शख्स ने एक दिन में 479 लोग जिनका वो मालिक था उनको ऑक्शन किया था। जब वो ऑक्शन के ऊपर आके खड़े होते थे लोग, गुलाम जिनको ये अफ्रीका से जाते थे, वो नेट जाल डालते थे, अफ्रीकन को बेचारों को पकड़ते थे, लाते थे अमेरिका, लाके लुइसियाना में, वर्जीनिया में मंडी लगती थी, वो तख्ते पे खड़ा होता था, ऐलान किया जाता था 6 फुट का जितना वो, और उसके बाद $125 जो होती वो कीमत होती थी कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा जिसके ऊपर गुलामों को खरीदा जाए। तो उस शख्स ने एक दिन में 479 लोग जब ऑक्शन किए, जो जिनकी वो मिल्कियत थी, जिनको पकड़ के लाया था अफ्रीका से, तो उस दिन को अमेरिका की तारीख में वीपिंग डे से, वीपिंग इरा के नाम से याद किया जाता है। तो क्या अजहर सिद्दीक साहब आज हम 1850 और 1860 की तारीख में खड़े या 2022 में खड़े, जब आप लोगों की मंडी लगा रहे हैं? मंडी तो बाबू साबू में लगती है, मंडी तो शराब गोल्ड में लगती है, या जानवर लेके आ जाते। ये इंसान है या जानवर है जिनकी आप बोलियां लगा? तो आप मुझे एक बात कहिए, मुझे और कोई नहीं कि कौन जीतेगा कौन, मैं सिर्फ एक बुनियादी सवाल अपने अवाम के सामने और आपके सामने ये छोड़ना चाहता हूं कि क्या सियासतदान का कैलिबर बोली लगाना है? क्या सियासतदान का काम पैसे से लोगों को खरीदना है? क्या MPS का काम पैसे पे बिकना है? क्या जमीर बेचना सियासत है? क्या अपनी माँ के पेट्रोनेज को बेचना सियासत है? अगर वो ये सियासत है तो इससे गंदा काम तो फिर तो पाकिस्तान में सियासत सर नहीं हो रही, फिर गुलामों की मंडी लगी हुई है जो 1850-1860 तक लगती रही अमेरिका में। अच्छा, एक बात मैं और बताना चाहता हूं आपको। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63 का फैसला दिया। आप अंदाजा लगाएं, यानी मैं क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं कि मिन हैसल कौम पार्लियामेंटेरियन का हाल देखें। सुप्रीम कोर्ट ने जब 17 मई का फैसला आया तो उसमें कहा कि आर्टिकल 63 के तहत इसमें डिस्क्वालिफिकेशन के स्टैंडर्ड रखे, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, कह दिया। इन्होंने कुछ नहीं किया। मैंने 3 खत लिखे कि ये तौहीन अदालत है, ये जो भगौड़े ना, ये इलेक्शन ना लड़े, ये जो है ना, खास तौर पर ये जो डिफेक्टेड किए, तो इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं। आप अंदाजा लगाएं, जमीर मुर्दा है उन लोगों के, कुछ नहीं किया। इस गवर्नमेंट ने, इस इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। और मैंने अब तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की है इस हवाले से। ये तो कानूनी बनाना चाहते हैं। ये तो कहते हैं करप्शन कोई जुर्म नहीं। नैब के साथ जो हाल किया, ये कहते हैं ECL से निकाल दें, FIR को खत्म कर दें। आप अंदाजा लगाएं, ये जिस तरफ हम जा रहे हैं, मैं तो यहाँ कयास, अनार्की, लूट मार यानी लीगलाइज करने के अलावा मैं तो कुछ और नहीं देख रहा। आप बिल्कुल ठीक देख रहे हैं। नैब को जिस तरह ट्रीट किया गया है, कल नैब की PTI की जो हेयरिंग लगी हुई थी, आप भी उसके अंदर मौजूद होंगे, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट मौजूद जजेस साहिबान ने एक सवाल किया जो बड़ी अहमियत। उन्होंने कहा क्या जो तरमीम हुई है ये सुप्रीम कोर्ट का जो एक पहला ऑर्डर है उसके मुताबिक है? तो अपना ख्वाजा हारिस साहब ने जवाब दिया, जी ये उसके मुताबिक नहीं है, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में है। अब आजम तारड़ जो है, उसकी एक वीडियो में एक दफा देख रहा था, जो वजीर कानून है, वो बड़े फख्र से कि वो कह रहे थे, बड़े कंसर्न थे कि जी मेरा एक वो था, कुलीग था, मेरे से जूनियर था, वकील था, उसके गांव में कत्ल हो गया, वो मेरे पास दौड़ा हुआ आया कि जी मेरा नाम आ जाएगा उस कत्ल में। तो मैंने कहा नहीं भाई, तुम तो यहाँ पे हो, तुम्हारा नहीं। उसने कहा नहीं जी आ जाएगा। थोड़ी देर बाद वो आया, कहने लगा जी मेरा नाम आ गया। तो उन्होंने कहा कि जिस मुल्क का सिस्टम ही बर्बाद हो गया, यहाँ पे लोग जो काम नहीं करते, अब वो ही वकील है, अब वो क्या काम कर रहे हैं। तो ये है करैक्टर का डिफरेंस। जब लोगों के किरदार में हिपोक्रेसी होगी, रियाकारी होगी, झूठ होगा, तो वहां पे सिस्टम्स ठीक नहीं होंगे। सिस्टम कोई खराब नहीं होता, उसको इंडिविजुअल्स खराब करते हैं। अब क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर जिस तरह हम प्रेशर पड़ा हुआ है आजकल इन पिटीशंस का, क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इस काम के लिए रह गई है कि जी वो यही पिटीशन सुनती रहे?
क्या और लोगों के मुकदमात नहीं है? अगर ये मुकदमात इस बुरे तरीके से चले जाएंगे तो वो जो लोगों का, आम आदमी का जो कंसर्न है, जो बुनियादी इंसान की जो वेलफेयर है, जो जमहूरियत में कहते हैं कि इट इज फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, वो कॉमन गरीब आदमी जो स्ट्रीट्स में रुल रहा है, वो मिडल मैन जो स्ट्रीट्स में रुल रहा है। आपको याद है कत्ल हुआ था कैवलरी ग्राउंड में, एक बच्चे को मारा गया था और वो कांजू का रिश्तेदार था, वो इनडायरेक्टली नवाज शरीफ वगैरह का भी रिश्तेदार था, और उसकी माँ ने सुप्रीम कोर्ट में जाके क्या कहा था? उन्होंने कहा खुदा के वास्ते मैं इस केस को परसू नहीं करना चाहता, इसलिए कि उनके ऊपर प्रेशर। तो ये है हमारे यहाँ सिस्टम। और आजकल तो हमारे मतलब अदालत, हाई कोर्ट हो गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो गई, उन बेचारों को उनकी भी मजबूरी है, वो जजेस साहिबान बैठे हैं, वो जब आप पिटीशन लेके जाते हैं वो सुनते हैं, लेकिन जब वो इन चीजों को सुनते हैं तो कॉमन आदमी इस लाइन में किधर गया? आम आदमी का कंसर्न किधर गया? आम आदमी का मुकदमा किधर गया? ये है जो सिस्टम आपका अप्रूव हो, और इसको अप्रूव कर रहे हैं इंपोर्टेड सियासतदान के अंदर क्रिमिनल जो इस मुल्क में, यानी आपका वजीर सेहत खिताब कर रहा है पॉपुलेशन कॉन्फ्रेंस से। मैं आपको इंटेलेक्चुअल लेवल बताता हूँ, लोगों को पता होना चाहिए चीजें। वो पॉपुलेशन कंट्रोल की मीटिंग हो रही है और वहां पे लोग बहुत सारे बैठ, वो कहते हैं कि मुसलमान बहुत बच्चे पैदा करते हैं, तो आप लोग ऐसी मुल्क में जाएं जहां ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, हमारे मुल्क में तो पहले ही बच्चे। अब ये है पॉलिसी। अब मुझे बताइए, सर धुने, अपना सर पीटे, आसमान की तरफ देखें कि अल्लाह ताला हमारे ऊपर किस किस्म के लोग अपने ये नाजिल हो चुके हैं। ये इंपोर्टेड गवर्नमेंट जिसको अमेरिका ने आपके बाद, वो मैं अमूमन रिक्वेस्ट करता हूं अपने कोलीग से और लोगों से कि आप सिर्फ एक किताब पढ़ लें, नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान, और उसके अंदर जो उस ऑथर ने जो कुछ कहा है उसके ऊपर अगर प्रोग्राम करें तो एक प्रोग्राम चाहिए पूरा, उसका एक सेंटेंस आप पढ़ लें। उसने कैटेगोरिकली लिखा है कि अमेरिका पाकिस्तान को स्टेबलाइज नहीं रखने देना चाहता, बिकॉज इट्स अ मुस्लिम कंट्री एंड इट्स अ न्यूक्लियर पावर। वो इसको डिस्टेबलाइज करने के लिए हर किस्म के हरबे इस्तेमाल, और ये एजेंट हैं, ये जो लोगों को बेचते हैं, जो लोगों को की मंडी लगाते हैं, ये वो लोग हैं जो उनके आलयकार बने हुए हैं, जो इस चीज को लेके आगे चल रहे। अब इसमें आखिर में मेरे दो सवाल इकट्ठे ही करके मुख्तसर, ताकि प्रोग्राम ज्यादा लंबा ना हो जाए। एक तो आपने देखा कि इमरान रियाज के साथ जो सलूक हुआ, वो हम दौड़ लगाई, हम भी गए, FIR ज्यादा नहीं हो सकती। इमरान खान भी खड़े हैं और 2.5 महीनों के अंदर रिजल्ट हमने सारा देख लिया है और हम पॉजिटिव देख रहे हैं। आप मुस्तकबिल करीब में देख रहे हैं कि इन PDM वालों से, ये करप्ट माफिया से हमारी जान छूट जाएगी और इस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर, मेरिट, ट्रांसपेरेंसी और अच्छे वो लोगों की हुक्मरानी होगी और जो हम मसाइल नहीं होंगे। बहुत मुश्किल है सर। अब देखिए ना, ये राइटिंग ऑन द वॉल जो कहते हैं, इलेक्शन हुआ था, 19 लोग इलेक्ट हुए, 188 स्ट्रेंथ आपको नजर आ रही है, तो क्या उसको इस इंपोर्टेड हुकूमत ने, और वो लोग जो लोगों की मंडी लगाते हैं, मैं उनके लिए वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता जो लफ्ज एक्चुअली बनता है, क्योंकि तहजीब का तकाजा है, लेकिन जो मंडी लगाते हैं, क्या वो इस सिस्टम को करप्ट करने में पेश कदम नहीं है? अगर तो होना चाहिए कि हो गया इलेक्शन, तो आप अगर आप जमहूरियत और जमहूरी लोग होने का दावा करते हैं और आप अपनी फैमिली ट्रेडिशन बनाते हैं कि बहुत बड़ी हैं, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लें। लेकिन क्या उसको एक्सेप्ट कर लिया? जो लॉन्ग मार्च के ऊपर जो कुछ हुआ और जिस तरह यहाँ पे कंटेनर लगे, जिस तरह लोग मरे, वो एक PTI का वर्कर था, लोग कहते हैं कि जी वो शादरा पुल के ऊपर नीचे लटक गया था, पकड़ के उसको पुल को, तो उसके पाँव के ऊपर, उसके हाथों के ऊपर डंडे मारे गए, वो जाके बेचारा नीचे गिर गया, कोई सुनवाई नहीं है, फौत हो गया, कोई पूछने वाला नहीं, कोई। यही बात देखिए आपने, 25 मई को इतना बड़ा सानिया देखा, आंसू गैस की रिकॉर्ड, थोड़ा बहुत नहीं, एक्सपायर इस्तेमाल कर दिया। मैंने पिटीशन दायर की है, वहां पर जवाब कोई लेकर नहीं आ रहे। आप नहीं समझते कि यहाँ हमारा ब्यूरोक्रेसी का निजाम भी ठीक होने वाला है, जो वाकई लोगों को सर्व कर रहे और हालात ठीक तो रह जाए? निजाम है, मैं आपसे कहूं, निजाम को करप्ट करते इंडिविजुअल्स। जब एक चीफ मिनिस्टर बना के IG को प्रेशराइज करेगा, कोई SHO खुद तो एक्ट नहीं करता ना, SHO को कोई हुक्म देता है, ASP को कोई हुक्म देता है, SP को कोई हुक्म देता है, DIG को। अब वो गवर्नमेंट सर्वेंट क्या करे? जब उसकी नौकरी को स्टेक पे लगाया जाएगा
तो हाँ, ये जरूर है कि बाद लोगों को ऐसा होना चाहिए जो गलत चीज पे खड़े हो सके कि भाई ये टेक्निकली गलत है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन ये चीज होती नजर नहीं आ रही। अब इसमें एक ही चीज है, जिस वक्त तक अवाम की ताकत खड़ी नहीं होती इन लोगों के साथ, और अवाम को अब खड़ा होना पड़ेगा, हकीकतों को रियलाइज करके, पूरी तस्वीर देख के, चीज़ों को देख के हमें अपना रिएक्शन रिकॉर्ड कराना पड़ेगा। पाकिस्तान बहुत सफ़र कर चुका है, हमारे गरीब अवाम बहुत सफ़र कर चुके। आप एक हिस्ट्री उठा के देखें, इस मुल्क में जो भी लीडर रहा है, जो भी प्राइम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर है, वो अमीर से अमीर तरीन होता गया है, चाहे वो सिविलियन दौर थे, चाहे वो डेमोक्रेट, चाहे वो डिक्टेटरशिप के दौर थे। उन्होंने अपनी जायदादें, अगर किसी ने सफ़र किया है तो वो आम आवाम ने सफ़र किया। नवाज शरीफ ने जब आया था, क्या उनको जो रहा करते थे गड़ी चौक के, आपने भी जाके वो घर देखा होगा, तो क्या वो इतना पाकिस्तान के बिजनेस में इतनी कैपेसिटी थी कि आप इतना कमाएं कि जाके कहाँ से वो पैसा आया? मोटरवेज के कमीशन से वो पैसा आया ना। बाकी अपना बेनज़ीर भुट्टो साहबा तो माशाल्लाह अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, बहुत सारी जायदाद की मालिक थी वो, शी रियली वाज अ मल्टी रिच पर्सन। लेकिन क्या ये जो दौलत थी ये जरदारी साहब के साथ भी मौजूद थी? कहाँ से जब आप एक दफ़ा पाकिस्तान में सैलाब आया था तो मुझे याद है जरदारी साहब एक हेलीकॉप्टर में बैठे हुए और जीन्स पहनते हुए एक जगह पे फ्रांस में उतर रहे थे। अब ये चीजें थी ना, इसके ऊपर अवाम को सुओ मोटो नोटिस लेना चाहिए। अदालतों में आप कब तक जाते रहेंगे? अल्लाह करे पाकिस्तान में पॉलिटिकल रियलाइजेशन और बुलाद, हम सिर्फ ये नहीं कि जो भी गंदा है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी, यहाँ पे पार्टी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सिस्टम की बात हो रही, इररेस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी, वो लोग जो गंदे हैं, वो लोग जो करप्ट हैं, वो लोग जिनके ब्लैक फेसेस हैं, वो लोग जो पाकिस्तान के टैक्स नहीं देते, वो लोग जो चोरी करते हैं, वो जो लोग जो टैक्स खाते हैं, जो गवर्नमेंट के टैक्स से लोगों को खरीदते हैं, हमें उनके चेहरे पहचानने चाहिए, उनकी हकीकत पहचाननी चाहिए, तब हमारे यहाँ जाके कोई पॉलिटिकल सिस्टम और कोई तब्दीली की आप उम्मीद कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया गज़नफ़र साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत बातें की आपने, तकरीबन ऑलमोस्ट हर चीज कवर कर ली। दोबारा आपको फिर तकलीफ देंगे, इजाजत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच सर। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।